नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। इससे पहले उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो आ चुका है। उसमें हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज के इस सेशन में हम कुछ फैक्ट और थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप समझ लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के फंसने वाले हैं। और इसके बाद में हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको बता दें, भाषाई जनगणना डिस्कस करेंगे, धर्म आधारित जनगणना डिस्कस करेंगे, और विश्व में नगरीकरण, और साथ ही साथ में हम भारत में नगरीकरण और भारत की जनगणना के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने अभी भी हमारा यूपी जीके का कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 49 रुपए में ये कोर्स है। इसमें आपको कंप्लीट यूपी जीके कराई जा रही है। कंप्लीट यूपी जीके आपको मात्र 49 रुपए में मिलेगी। और यह जीके आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या स्टेट एग्जाम में कोई भी जहां पर यूपी जीके पूछी जाएगी तो वो आपके काम आने वाली है। यहाँ पर आपको ई बुक दी जाएगी। ई बुक के साथ साथ में आपको कुछ फैक्ट दिए जाएंगे, फैक्ट फाइल दी जाएगी, और साथ ही साथ में आपको कुछ टॉपिक्स की लिस्टिंग दी जाएगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ ही साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके हर एग्जाम के लिए। ये नोट्स बहुत ही जरूरतमंद होंगे। तो देखिए, इसके साथ ही साथ में इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक कोर्स है शक्ति बैच आरओ का, और यह बैच लॉन्च हो चुका ऑलरेडी से। इसकी ऑफर प्राइस मात्र 199 रुपए है। अगर आप इसको अभी परचेज करेंगे तो 149 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। इसमें सारी ई बुक अपलोड कर दी गई हैं जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर है। क्लासेस आपकी चल रही हैं और क्लासेस भी जल्दी पूरी हो जाएंगी। जनवरी 10 से 15 जनवरी तक आपकी क्लासेस सारी कंप्लीट पहुंच जाएंगी। इसमें इसमें 10 से 15 जनवरी तक आपकी सभी क्लासेस पूरी हो जाएंगी, क्योंकि लगभग इसमें कोर्स जो ई बुक है वो सभी की सभी अपलोड कर दी गई हैं। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ में टारगेट भी देना स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको टारगेट देकर स्टडी स्टार्ट कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमारे एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको कहां पर मिलेगी, एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की? 19,98,12,341 है। राज्य की कुल जनसंख्या है ये। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। भारत की कुल जनसंख्या में से 16.5, कितना, 16.5% उत्तर प्रदेश में ही रहती है। लेकिन प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.3% है, जबकि जनसंख्या यहाँ पर देश की रहती है 16.50। समझिए, आप इस चीज को समझिए। क्षेत्रफल में सबसे पहला स्थान राजस्थान का है। इन सभी चीजों के बारे में चर्चा हो चुकी है पहली क्लासों में। और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। चौथे स्थान पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। पहला स्थान किसका? राजस्थान का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का, और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा कौन सा है? छठवां हिस्सा है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का हिस्सा कौन सा? छठवां हिस्सा है। यदि उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखा जाए तो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। कौन सा देश होगा? पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। यहां पर आप मान लीजिए कि जो चीन है वो पीछे हो गया, भारत आगे हो गया है। ये चीज याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अब ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्ष है, और पुरुष जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष है। यहीं पर महिला जीवन प्रत्याशा 63.7 वर्ष है। तो इनका एवरेज निकाल के रखा गया है 62.7 वर्ष। उत्तर प्रदेश की जनगणना के जो प्रमुख तथ्य हैं इनको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? उत्तर प्रदेश का।
जिसमें कुल जनसंख्या निवास करती है 19,98,12,341। पुरुष जनसंख्या 10,44,80,510 जो कि 52.29% है। यहीं पर महिला जनसंख्या है 9,53,31,831 जो कि 47.71% है। ग्रामीण जनसंख्या 77.7%, नगरीय जनसंख्या 22.3% है। दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि हुई है वो 20.2% वृद्धि हुई है। अगर नगरीय वृद्धि की बात की जाए तो 28.8% और ग्रामीण दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो 18% ही ग्रामीण वृद्धि हुई है, जबकि दशकीय वृद्धि जो नगरीय है वो 28.8% हुई है। लिंगानुपात कितना है 912 है और नगरीय लिंगानुपात कितना है 894 है। लिंगानुपात ग्रामीण में देखा जाए तो 918 हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग 902 हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात नगरीय का कितना हो जाएगा 885 और ग्रामीण का हो जाएगा 906। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट भी आपको हाईलाइट करा देंगे। साक्षरता दर कितनी है 67.7% है। जिसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए, किसकी पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 77.3%, वहीं महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 57.2%। इंपॉर्टेंट है ये भी, नगरीय साक्षरता दर कितनी है 75.1% और ग्रामीण साक्षरता दर है 65.5%। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20.7%, अनुसूचित जनजाति संख्या 0.6% निवास करती है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ये चीज सारी डिस्कस करा चुके हैं। यहीं पर बात करें जनसंख्या के मामले में, सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद और मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की है? इलाहाबाद की है। दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर आजमगढ़ और पांचवें नंबर पर लखनऊ है। अगर वही न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए तो महोबा में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, चित्रकूट दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर हमीरपुर और चौथे नंबर पर श्रावस्ती, पांचवें नंबर पर ललितपुर। अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए जो कि 22.3% है, जिसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है गाजियाबाद में 67.6% है। इसके बाद में स्थान आता है लखनऊ का 66.2%, कानपुर नगर का 65.83%, गौतम बुद्ध नगर का 59.12%, मेरठ का 51.1%। न्यूनतम श्रावस्ती में करती है 3.5%, क्योंकि श्रावस्ती में ज्यादा नगर नहीं पाए जाते हैं। कुशीनगर में 4.272%, महाराजगंज में 5.02%, सुल्तानपुर में 5.3%, प्रतापगढ़ में 5.5%। ग्रामीण जनसंख्या जो सबसे ज्यादा निवास करती है 77.7% की, तो इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक निवास करती है श्रावस्ती में। वो कहां पर करती है 96.5%, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो भी उल्टा होगा, इसका जो न्यूनतम होगा वही इसका क्या हो जाएगा, यही इसमें सर्वाधिक हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या का जो न्यूनतम होगा वो क्या हो जाएगा, इसको ही अगर आप अपोजिट कर लेंगे नगरीय जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या, तो इसका जो न्यूनतम होगा वो सर्वाधिक हो जाएगा और जो सर्वाधिक होगा इसका वो न्यूनतम हो जाएगा, बस अपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी परसेंटेज एक की याद करिए, दूसरे की याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतनी गणित तो लगा ही लेंगे। इसके बाद में दशकीय वृद्धि दर देखिए, सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 49.1%, गाजियाबाद में 41.3%, श्रावस्ती में 30.5% और बहराइच में 29.3%, बलरामपुर में 27.72% है। न्यूनतम कहां पर है? कानपुर नगर में 9.9%, हमीरपुर में 11.1%, बागपत में 11.9%, फतेहपुर में 14.1% और देवरिया जिले में पड़ेगी 14.2%। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में पड़ता है, इसके बाद में वाराणसी और इसके बाद में लखनऊ, लखनऊ के बाद भदोही, भदोही के बाद कानपुर नगर। तो ये देख लीजिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। ये जिलों के नाम याद रखिए, क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे तब उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी लिंगानुपात देख लेते हैं, सर्वाधिक कहां पर पड़ेगा? जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, प्रतापगढ़ में 998, सुल्तानपुर में 983। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में 851, हमीरपुर बागपत में कितना है 861, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा में 863, औरैया में कितना 864 और जालौन में 865।
शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक बलरामपुर में पड़ता है जो कि 950 है, संत कबीर नगर में 942 है, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बाराबंकी। न्यूनतम में बागपत पहले स्थान पर, गौतम बुद्ध नगर दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद और चौथे स्थान पर मेरठ, पांचवें स्थान पर बुलंदशहर। साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बाकी शिशु लिंगानुपात इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और हो भी सकता है क्योंकि लिंगानुपात एक दो बार पूछा जा चुका है, शिशु लिंगानुपात अभी नहीं पूछा गया, तो इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, बस रीड कर लीजिए जिससे कि याद बना रहे। साक्षरता दर में अगर बात की जाए तो ये साक्षरता दर जो पुरुष साक्षरता दर है और जो स्त्री साक्षरता दर है, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप तीनों को अच्छे से डाटा तैयार करिए, तीनों का डाटा है जो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। साक्षरता दर सर्वाधिक कहां पर है देखेंगे, गौतम बुद्ध नगर में 80.12%, ये प्रतिशत भी पूछा जाता है यहां से। तो कानपुर नगर की कितनी है, 79.71%, औरैया जिले की है 78.95%, इटावा जिले की है 78.41%, गाजियाबाद की 78.1%, श्रावस्ती की कितनी है 46.74%, बहराइच की है 49.4%, बलरामपुर की है 49.51%, बदायूं की है 51.3%, रामपुर की है 53.34%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर की है 88.1%, औरैया की है 86.1%, इटावा की है 86.1% और गाजियाबाद की है 85.42%, झांसी की है 85.4%। पुरुष साक्षरता दर न्यूनतम कहां पर है, श्रावस्ती में 57.2%, बहराइच में 58.34%, बलरामपुर में 59.73% और बदायूं में 61.61% और रामपुर में 61.4% है, यहाँ पर 61.5%। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कानपुर नगर में 75.1%, लखनऊ में 71.54 और गौतम बुद्ध नगर में कितना है, गौतम बुद्ध नगर में 70.82%, औरैया में 70.61%, गाजियाबाद में 69.8। न्यूनतम की बात की जाए तो श्रावस्ती की सबसे कम है, इसके बाद बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं, फिर रामपुर, ये दी गई है 34.8। 38 दशमलव कितना हो जाएगा, 43, 39.2, 40.1 और 44.44%। ग्रामीण साक्षरता दर ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करिए और इसको भी आप नोट करिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, यहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। ग्रामीण साक्षरता दर जो कि 65.5% है, औरैया की सबसे ज्यादा, इटावा, फिर मैनपुरी, फिर कानपुर नगर, फिर इसके बाद गौतम बुद्ध नगर। श्रावस्ती की कम है, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। नगरीय साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ की है, औरैया की ही सबसे ज्यादा नगरीय साक्षरता दर है 87.5%। सोनभद्र की दूसरे स्थान पर, गौतम बुद्ध नगर तीसरे और चौथे नंबर पर सुल्तानपुर, पांचवें नंबर पर इलाहाबाद। न्यूनतम कहाँ की है, रामपुर, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद, श्रावस्ती, ये न्यूनतम है। अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति सर्वाधिक मात्रा में कहां पर पाई जाती है, सीतापुर में, फिर इसके बाद इलाहाबाद में, फिर इसके बाद हरदोई में और इसके बाद आजमगढ़, फिर इसके बाद लखीमपुर खीरी में। न्यूनतम कहां पर पाई जाती है, बागपत में सबसे कम, श्रावस्ती में फिर उससे ज्यादा थोड़ी सी, और गौतम नगर में श्रावस्ती और बागपत से ज्यादा, और महोबा में, फिर इसके बाद में ललितपुर में। अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है 20.7% है। अगर सर्वाधिक प्रतिशत देखा जाए तो कौशाम्बी में 34.72% पाई जाती है। इसके बाद में सीतापुर में 32.3%, हरदोई में 31.14%, उन्नाव में 30.52% और रायबरेली में 30.3% है। यहाँ पर प्रतिशत चेंज होता है, इसलिए चेंज हुआ है जनसंख्या के रहने के हिसाब से, जनसंख्या के रहने के हिसाब से, कि कौशाम्बी में मान लीजिए 100 जनसंख्या है और 34 या 35 लोग कैसे हैं, एससी के हैं, तो क्या हो जाएगा कि 35% यहाँ का बन जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर कितनी है, 200 जनसंख्या है और रहने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर,
मान लीजिए रहने के लिए 60 ही लोग हैं, तो इसका प्रतिशत कितना बनेगा, इसका प्रतिशत 30 बनेगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो ये चीज है बस, और कुछ नहीं है। न्यूनतम बागपत का है, किसका आ जाएगा, बागपत, फिर इसके बाद बरेली, और किसका, बलरामपुर और गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद रामपुर। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, सोनभद्र में, बलिया में, देवरिया में, कुशीनगर में और ललितपुर में। न्यूनतम जनजाति बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा और काशी रामनगर या औरैया। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। सर्वाधिक प्रतिशत अगर देखा जाए तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा, ललितपुर दूसरे स्थान पर, देवरिया तीसरे स्थान पर, बलिया चौथे स्थान पर, कुशीनगर पांचवें स्थान पर। बागपत और कन्नौज में बराबर लगभग पाया जाता है, 0.001%, बदायूं में 0.002%, बुलंदशहर में 0.001% और मुजफ्फरनगर में 0.008%। जिलों का क्षेत्रफल अगर बात करी जाए तो जिलों का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहां पर है, लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र दूसरे स्थान पर, हरदोई तीसरे स्थान पर, सीतापुर चौथे स्थान पर है और इलाहाबाद पांचवें स्थान पर है। न्यूनतम भदोई, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और वाराणसी है। तो ये तो हो गई क्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो गई, सेंसस हो गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ धार्मिक जनसंख्या के बारे में, भाषाई जनगणना के बारे में चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो भाषाई जनगणना के हिंदी भाषा बोले जाने वाले लोग कितने हैं, 43.63%। बंगाली भाषा कितने लोग बोलते हैं, 8.03%। मराठी भाषा 6.86%। और तेलुगु भाषा 6.70%। तमिल भाषा बोलते हैं 5.70। ये तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगर कम बोले जाने वाली भाषा देखेंगे तो संस्कृत भाषा, डेटा तो उपलब्ध ही नहीं है इसका, इसका तो डेटा ही उपलब्ध नहीं है। बोडो भाषा कितने बोलते हैं, 0.12%। मणिपुरी कितने बोलते हैं, 0.15%। जनगणना 2011 के एक भाग रूप में 26 जून 2018 को भाषा संबंधित आंकड़े जारी किए गए थे। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा ये जारी किए गए थे। इसके बाद भारत में कुल मातृभाषाओं के रूप में 19,569 भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। कितनी, 19,569। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। लगभग 121 भाषाएं ऐसी हैं जो 10,000 से अधिक लोगों द्वारा उपयोग की जाती है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। ये चीज याद रखिएगा। धर्मधारी जनगणना देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए धर्म सबसे ज्यादा धर्माधारित जनगणना में, तो इसके परिणाम 25 अगस्त 2015 को जारी किए गए थे। और राज्य के बड़े शहरों में शामिल गाजियाबाद में सर्वाधिक हिंदू हैं। तो यहाँ पर गाजियाबाद में सर्वाधिक हिंदू हैं। और यह ज्ञातव्य है कि राज्य के सभी जिलों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू आबादी कहाँ पर है, चित्रकूट में, जो कि 96.33% है। बड़े नगरों की दृष्टि से राज्य के मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में सर्वाधिक यानी 47% मुस्लिम आबादी है। किंतु यदि राज्य के सभी जिलों को लाया जाए तब राज्य में मुस्लिम की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी कहां पर हो जाएगी, रामपुर में। कितनी हो जाएगी, 50.57% हो जाएगी। अगर देखा जाए धर्म और जनसंख्या प्रतिशत कितना है, हिंदू धर्म का जनसंख्या प्रतिशत 79.73% है और मुस्लिम धर्म का जनसंख्या प्रतिशत है 19.26। सिख धर्म का कितना है, 0.32। ईसाई धर्म का 0.18। जैन का कितना, 0.11 या 11। बौद्ध धर्म का कितना, 0.10। अन्य धर्म कितने, 0.01। धर्म का जिनका उल्लेख ही नहीं है, 0.24। ये है। इसके बाद में भारत के हिसाब से देख ली जाए तो हिंदू धर्म कितना है, 79.8। मुस्लिम धर्म कितना, 14.2। ईसाई कितना, 2.3। सिख कितना, 1.7। बौद्ध धर्म कितना है, 0.7। जैन धर्म 0.4। अन्य धर्म 0.7 और धर्म नहीं बताने वाले 0.2। लिंगानुपात देख लेते तो हिंदू धर्म में लिंगानुपात है 939। मुस्लिम धर्म का लिंगानुपात है 951। ईसाई धर्म का लिंगानुपात है 1023। सिख धर्म का लिंगानुपात है 903 और बौद्ध धर्म का लिंगानुपात कितना है, 965 है और जैन धर्म का 954 है। हिंदू धर्म की साक्षरता दर कितनी है, 73.3%। मुस्लिम धर्म की 68.5% और ईसाई धर्म की साक्षरता है 84.5%। सिख धर्म की है 75.4% और बौद्ध धर्म की साक्षरता दर है
कितनी 81.3%, जबकि जैन धर्म की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है 94.9%। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला धर्म कौन सा है? जैन धर्म भारत में। सर्वाधिक भारत में व्यवस्थित धर्माधारित जनगणना का कार्य 2001 की जनगणना में पहली बार हुआ था। कब हुआ था? 2001 की जनगणना में। दूसरी बार धर्म आधारित जनगणना 2011 में संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 25 अगस्त 2015 को भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर द्वारा जारी किए गए थे। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मुस्लिम जनसंख्या 24.6% हुई है, जिसमें उनकी जनसंख्या 13.81 करोड़ से बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई है, जबकि हिंदू की जनसंख्या दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान 16.8% रही है। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम विश्व में नगरीकरण और भारत में नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर सेशन के लिए अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां से कांटेक्ट करने के बाद में आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी कोर्स से संबंधित जानकारी या किसी भी एग्जाम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी